वेलकम स्टूडेंट्स ऑन बायोटेक इजी, जहाँ पे हम मॉलिक्यूल तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज बायोमॉलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास, जो उसका वेट है, कितने बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, उसकी शेप क्या है, तो उसके बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। और ये सारा सेपरेशन किसके इन्फ्लुएंस की वजह से होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। सपोज आपके पास एक वायल है जिसमें डीएनए सैंपल है, और वो डीएनए सैंपल अलग अलग फ्रेगमेंट साइज के हैं। कुछ 150 के हैं, कुछ 800 के, कुछ 400 के हैं। सपोज आप नहीं जानते ये कितने, इनका बेस पेयर कितने साइज के, कितने लेंथ के हैं, तो आप क्या करोगे? उसको एक जेल बनाओगे, वहाँ एक वेल में उसको लोड करोगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करोगे, एंड देन वेट करोगे कि ये सेगमेंट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएं। अब ये सेगमेंट्स क्या है? सेपरेट हो गए। बट अब आप इसको इन्फर कैसे करोगे कि कौन सा फ्रेगमेंट कितने बेस पेयर साइज का? उसके लिए हम लैडर रन करते हैं। लैडर क्या होता है? जैसे कि अगर 100 बेस पेयर का लैडर हम यूज़ करेंगे, तो लास्ट वाला फ्रेगमेंट होगा वो 100 बेस पेयर का होगा, जो वेल से सबसे दूर है। और उसके बाद वाला फ्रेगमेंट होगा वो 200 बेस पेयर का, देन 300 एंड 400। तो जो 150 बेस पेयर वाला फ्रेगमेंट है वो 100 बेस पेयर और 200 बेस पेयर के बीच में आएगा। और जबकि जो 400 वाला बेस पेयर का जो फ्रैगमेंट है वो नीचे से, आप देखेंगे नीचे से, तो फोर्थ फ्रैगमेंट होगा वो 400 बेस पेयर को करेस्पॉन्ड करेगा लैडर का। तो जस्ट उसी के बाजू में हमारा 400 बेस पेयर का फ्रैगमेंट आएगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा पास जो डीएनए सैंपल है जिसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट हैं अलग अलग लेंथ के, तो वो कितने लेंथ के हैं। पर अगर हमारे पास कुछ सैंपल है या कुछ ऐसी चीज़, ऐसे सैंपल है जिसमें सेम मॉलिकुलर मास के हैं, उनका मॉलिकुलर मास कह लो या बेस पेयर कह लो, सपोज सेम बेस पेयर लेंथ के हैं, पर जो उनका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें डिफर कर रहे हैं। यानी कि कुछ रिलैक्स्ड फॉर्म में है, कुछ ओपन फॉर्म में है, और कुछ क्या है? सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। सुपर कॉइल्ड फॉर्म क्या होता है? डीएनए सबको पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और फिर क्या होता है? वो अपने ऊपर ही जब वाइंड होने लगता है, अपने ऊपर ही जब वो वाइंड होने लगता है, तो क्या होता है? वो कॉम्पैक्ट होने लगता है। जैसे कि माइटोसिस मेयोसिस में पढ़ा होगा कि पहले क्रोमेटिन फाइबर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन वो कंडेंस होते होते क्रोमोसोम बनता है। तो ये जो क्रोमोसोम बनने की जो प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है? वो सुपर कॉइलिंग के थ्रू होती है कि डीएनए कंडेंस होता है और सुपर कॉइल होता है और सुपर कॉइल होता है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है। तो उसमें क्या है कि वो कॉम्पैक्ट होते जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक सुपर कॉइल डीएनए है, देन लीनियर डीएनए, और क्लोज्ड सर्कुलर निक्ड प्लाज्मिड है। तो अब इसकी मोबिलिटी कैसे होगी इस जेल पे? तो सबसे पहले क्या है? सुपर कॉइल डीएनए क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, कम वॉल्यूम वो करेगा अक्वायर, तो वो जल्दी मूव करेगा जेल में। उसके बाद हमारा क्या होगा? लीनियर डीएनए मूव करेगा। लीनियर डीएनए क्या है? वो ओपन है, रिलैक्स फॉर्म में है, तो वो अपने बेस पेयर के, अपने जो उसका एक्चुअल साइज है, जो उसका एक्चुअल मॉलिकुलर वेट है, उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। लेकिन जो हमारा क्लोथ सर्कुलर निक्ड प्लाज्मिड है वो लैग कर जाएगा, इसमें इसमें ये वो पीछे छूट जाएगा। उसकी मोबिलिटी स्लो होगी बाकी सब के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एक तो वो सर्कुलर शेप में है, फिर यहाँ से उसका क्या है? निक हट गया है, तो उसकी सुपर कॉइलिंग क्या है? हट गई है। अब वो क्या है? रिलैक्स्ड फॉर्म में। अभी सर्कुलर होने की वजह से क्या है? जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये इसको क्या होगा? क्योंकि ये सर्कुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसको अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ओरिएंट करने में क्या होगा? टाइम लगेगा। जबकि जो हमारा लीनियर डीएनए है वो क्या है? ओपन है, रिलैक्स्ड है, इसलिए वो सुपर कॉइल डीएनए से पीछे ट्रैवल करेगा। लेकिन ये अपने आप को अच्छी तरह से रीओरिएंट कर सकता है, किसमें? हमारे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसमें, इसलिए वो निक डीएनए से ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो इसमें सबसे फास्ट चलेगा हमारा सुपर कॉइल डीएनए, देन उसके बाद लीनियर डीएनए, और उसके बाद आएगा निक सर्कुलर प्लाज्मिड। हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज आप सिक हुए, आपका सैंपल कलेक्ट किया गया, फिर वो लेबोरेटरी भेजा जाता है, और उसके बाद आपको क्या मिल जाती है? रिपोर्ट मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम 1 मिनट में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है उससे फिर डीएनए या आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इसको क्या, जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या करना पड़ता है? फिर एम्पलीफाई करना पड़ता है। उसके लिए जनरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक और टेक्निक है, वो हम यूज़ करते हैं।
अब ये टेक्निक अगर यूज़ की है तो इसके बाद हमें विजुलाइज करना पड़ता है कि जो हमने प्रोडक्ट जो हमने एम्पलीफाई किया है, जो जीन हमने एम्पलीफाइड किया है, वो सच में एम्पलीफाई हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको विजुलाइज करना पड़ता है डिस्प्ले। तो ये एग्रोस जेल इमेजेस हैं पीसीआर प्रोडक्ट्स की। सपोज हमने कोई जीन एम्पलीफाई की है, हमें पता है कि इतने बेस पेयर की होती है, तो वो सच में एम्पलीफाई हुई है या नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो L100 जो लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो लैडर यूज़ किया है वो 100 बेस पेयर का लैडर है। तो सबसे लास्ट वाला जो फ्रैगमेंट है वेल के सबसे लास्ट में सबसे दूर वाला जो फ्रैगमेंट है L100 लेन में, वो करस्पॉन्ड करेगा 100 बेस पेयर। उसके बाद उसके ऊपर वाला फ्रैगमेंट 200, उसके ऊपर वाला 300, उसके ऊपर वाला 400, देन 500। उसके बाद हमारा रेफरेंस बैंड आता है 600 बेस पेयर का। रेफरेंस बैंड क्या है, रेफरेंस बैंड बाकी सारे बैंड से थोड़े ज़्यादा ब्राइटर होते हैं। ऐसे L100 जो हमारा 100 बेस पेयर का लैडर है उसमें 3 रेफरेंस बैंड होते हैं। अब आप यहाँ पे C1 लेन में अगर देखोगे जो पीसीआर प्रोडक्ट लोड किया गया था उसमें 600 बेस पेयर के जस्ट ऊपर एक बैंड आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वो 700 बेस पेयर का है, क्योंकि वो 700 बेस पेयर का जो लैडर का जो बैंड है उसके जस्ट एडजेसेंट में आ रहा है। ऐसे जो उसके ऊपर बैंड आ रहा है हम जब काउंट करेंगे तो वो 900 बेस पेयर के एडजेसेंट में आ रहा है। इसी तरह हम अपने पीसीआर प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं वो कितने बेस पेयर का है, और जितना बेस पेयर का प्रोडक्ट हम एम्पलीफाई करे थे वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं। ऐसे ही अगर हम जैसे 16S राइबोसोमल जीन सीक्वेंसिंग होती है या जीन एम्पलीफिकेशन होता है, उसमें क्या होता है हम वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है कि स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कोई नई स्पीशीज़ तो नहीं है बैक्टीरिया फंगस की, तो उसके लिए यूज़ होता है। उसमें हम जो 16S राइबोसोमल जीन है उसको एम्पलीफाई करते हैं। देन सीक्वेंसिंग जो एक और एक्सपेंसिव टेक्निक है, एक एडवांस टेक्निक है, वहाँ उसको ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। हम देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट चाहिए था वो सच में एम्पलीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरह डीएनए बार कोडिंग होती है प्लांट्स की, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के कुछ जीन फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई किया जाता है, और देन उसको भी आगे सिक्वेंसिंग ले जाने से पहले एग्रोसेल में देखा जाता है कि सच में वो एम्पलीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे प्रोटीन्स का अगर क्वांटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन देखा जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रोटीन सैंपल है, उसमें आपके पास कुछ मोनोमेरिक प्रोटीन है, मोनोमेरिक प्रोटीन भी, सपोज आपने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया, सर मोनोमेरिक प्रोटीन भी हो सकती है, यानी कि जो सिंगल सब यूनिट से बनी होती है, पॉलीमर नहीं होता, वो एक ही मोनोमेरिक यूनिट होती है, सिंगल प्रोटीन होती है। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो क्या होता है, दो पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं या 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होती है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट सब यूनिट होती हैं जो आपस में क्या करती है, कंबाइन करती है कुछ बॉन्ड्स के साथ। तो अगर मैं ये मेरे पास 2 प्रोटीन और अगर मैं नेटिव पेज यूज़ करूँगी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटिव का मतलब है कि मैंने कोई डीनेचरिंग एजेंट जैसे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है या यूरिया है वो यूज़ नहीं किया है। विदाउट डीनेचरेशन अगर मैं इसको जेल पे रन करूँगी तो मुझे सिर्फ 2 बैंड देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें से जो बैंड सबसे दूर होगा वेल से वो करस्पॉन्ड करता है हमारी मोनोमेरिक प्रोटीन को, जो कि हाँ जिसका कम है मॉलिकुलर वेट, और जो बैंड वेल के सबसे पास में है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रोटीन जिसका हायर मॉलिकुलर वेट। और यहाँ पे जो ये मल्टीमेरिक प्रोटीन है, जो पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इसका हायर मॉलिकुलर वेट है क्योंकि इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इसका डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूँगी जिसमें मैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल यूज़ करूँगी, यूरिया यूज़ करूँ, सोडियम डोडासेल सल्फेट, वो तो सोडियम डोडासेल सल्फेट तो यूनिफॉर्म चार्ज देता है, अगर मैं ये करूँगी तो मुझे 3 बैंड मिलेंगे। तो ये 3 बैंड किसको करस्पॉन्ड करेंगे, सबसे लास्ट वाला बैंड करस्पॉन्ड करेगा मेरे ब्लू प्रोटीन को, देन बीच वाला रेड प्रोटीन को, और लास्ट वाला हमारे येलो प्रोटीन को जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। तो अगर मैं डीनेचरिंग जेल यूज़ करूँगी तो मुझे 3 बैंड मिल रहे हैं। तो इससे मैं क्या पता लगा सकती हूँ, इससे मैं ये पता लगा सकती हूँ कि अगर मैंने कोई प्रोटीन सैंपल आइसोलेट किया है तो मेरी जो प्रोटीन है वो मोनोमेरिक है या पॉलीपेप्टाइड के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये किसका है, ये हमारे डीनेचरिंग पेज का एप्लीकेशन है। अब जितने हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं वो एक जनरल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, ये फोर्स उस हमारा जो मॉलिक्यूल है जो वो चार्ज कैरी कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय जितना इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसका जो प्रोडक्ट होता है उतना फोर्स वो मॉलिक्यूल हमारा क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और यही फोर्स उसको कंपेल करेगा कि वो अपने वेल से क्या करे, बाहर निकले।
अब डीएनए जो होता है वो इंट्रिंसिकली चार्ज होता है, मतलब उसमें चार्ज पहले से प्रेजेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और दो न्यूक्लियोटाइड किससे जॉइन होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जॉइन होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है। तो हमें डीएनए को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर प्रोटीन सैंपल है तो प्रोटीन सैंपल को हमें चार्ज करना पड़ता है, और उसके लिए हम सोडियम डोडेसल सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे डीएनए के पास यूनिफॉर्म चार्ज होता है, और फिर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें एक उसको फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो एक फिर मूव करता है एक वेलोसिटी के साथ। अब हमें पता है कि सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स एक ही वेलोसिटी के साथ तो मूव नहीं करते, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना चार्ज हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के। अब फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ही वो चीज़ है जो डिपेंड किस पे करता है कि मास क्या है, और रिलैक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है या कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो मास अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, और ऐसे ही अगर रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा डीएनए तो भी उसका क्या होगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो डीएनए फ्रैगमेंट की क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई ज़्यादा बेस पेयर साइज का डीएनए फ्रैगमेंट है तो वो मूव स्लोली करेगा इन कंपैरिजन टू जिसका साइज छोटा है। और ऐसे ही जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि सुपर कॉइल डीएनए ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वो रिलैक्स्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर सारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क करते हैं। लैब्स में जनरली टू टाइप्स की हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पॉलीअक्रालेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दोनों बीच के जो बेसिक डिफरेंस है वो सबको पता होने चाहिए। एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक कंटिन्यूस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और कंटिन्यूस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि जो बफर हम यूज़ कर रहे हैं वो जो बफर हम जेल बनाने में यूज़ कर रहे हैं प्लस जो हम टैंक में जो बफर यूज़ कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन, मतलब उनकी मोलारिटी और उनका जो पीएच होगा वो सेम रहता है। जैसे 1x-TA ईट्रिक एसिड EDTA बफर हम यूज़ करते हैं जनरली। देन पॉलीअक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि हम बफर का जो आयंस है और बफर का जो कंसंट्रेशन है वो डिफ़र करता है पीएच में भी और कंसंट्रेशन में भी, मतलब मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एग्रोस पाउडर का यूज़ करते हैं, और पॉलीअक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अक्रालेमाइड और बिस अक्रालेमाइड का यूज़ होता है। अब अक्रालेमाइड क्या करता है, वो चेन्स बना देता है, और इन चेन्स के बीच में बिस अक्रालेमाइड आ जाता है और वो क्या करता है, क्रॉस लिंक बना देता है, तो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरह से हमारा पेज जेल फॉर्म होता है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली सिंगल जेल का यूज़ होता है, जबकि पॉलीअक्रिलेमाइड में हम दो जेल बनाते हैं। एक रिजॉल्विंग जेल जहाँ पे हमारे बैंड्स का अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट सेपरेशन होता है, और उसके ऊपर हमें एक स्टैकिंग जेल बनाना पड़ता है जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सैंपल स्टैक करता है, मतलब वेल से बाहर निकलेगा पर रिजॉल्व नहीं होगा, बैंड के फॉर्म में रिजॉल्व नहीं होगा। सारे प्रोटीन सैंपल अगर मल्टीपल बैंड प्रेजेंट है वो सारे एक ही बैंड के फॉर्म में रहेंगे। तो स्टैकिंग जेल का पीएच होता है 6.8 और कंसंट्रेशन होती है 5%, जबकि रिजॉल्विंग जेल का पीएच होता है 8.8 और कंसंट्रेशन होती है 8 to 15%। अब इसके बीच में वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएच और कंसंट्रेशन में यहाँ पे डिफरेंस है। एग्रोजेल के इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर हम देखें तो उसका यूज़ जनरली होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हम पीसीआर प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर रहे थे, और आरएनए सेपरेशन में भी यूज़ होता है। पेज का जनरली यूज़ होता है प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, या फिर डीएनए है और आरएनए है जो काफ़ी कम बेस पेयर के, तो वो पेज के थ्रू आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। देन पेज को आगे हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेटिव पेज में और डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि एसडीएस पेज में भी उसको कर सकते हैं। अब डीनेचरिंग का मतलब क्या है कि हमने कोई डीनेचरिंग एजेंट यूज़ किया है, जैसे बीटा मर्क्याप्टो इथेनॉल यूज़ किया है। बीटा मर्क्याप्टो इथेनॉल क्या करता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं उनके बीच में जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स बने होते हैं उनको वो ब्रेक कर देता है। तो क्या होता है, अगर एक प्रोटीन अगर 3 सब यूनिट से बना हुआ है तो तीनों सब यूनिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं। अब अगर जेल फॉर्मेशन की बात की जाए तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जो जेल फॉर्मेशन है वो हाईली डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ एग्रोस, कि एग्रोस किस क्वालिटी का लिया है। अब वो लो मेल्टिंग एग्रोस है कि हाई मेल्टिंग एग्रोस है, कितना कंसंट्रेशन आप ले रहे हो, प्रेजेंस ऑफ ईईओ एलिमेंट्स है, यानी ईईओ एलिमेंट्स होते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज
मॉलिक्यूल्स, और वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को बढ़ा देते हैं। तो अगर एग्रोस जो आपने पाउडर लिया है, अगर उसमें ईईओ एलिमेंट कोई प्रेजेंट है, तो जो अगर आप जब सेपरेशन करोगे तो उसमें क्या होगा, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स के मूवमेंट को वैसे ही हैम्पर करेगा, वैसे ही वो उसको रोकेगा, तो उतना अच्छा नहीं मानते हैं। तो जनरली जो लैब में एग्रोस जो यूज़ किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। पेज का जो जेल फॉर्मेशन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो ये इसके बीच में, इसके जो और डिटेल में हम जाएंगे, मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी इन दोनों टेक्निक्स पे, इसमें हम और डिटेल्स में जाएंगे। हम एग्रो से स्टार्ट करेंगे, देन हम ईटीबीआर पे जाएंगे, देन जो जेल है उसको कैसे इन्फर करते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं, क्या जनरल मिस्टेक्स कोई कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे वाले वीडियोस में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर एंड एक्सप्लोरर, अच्छे से पढ़िए और हमारे बायोटेक इजी के साथ बने रहिए। थैंक यू।